दोस्तों सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कार्य, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी नामक चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली हेडिंग लगा लो वर्क यानी कि कार्य। तो बात करते हैं कार्य है क्या। तो भैया कार्य हम आपको समझाएं सिंपल भाषा में, इतना समझो कि कोई पिंड है, कोई वस्तु। हम जब भी वस्तु का नाम लेंगे तो फिजिक्स की भाषा में उसको पिंड बोलेंगे। किसी वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर विस्थापित करने की क्रिया को क्या बोलेंगे? उसको कार्य बोलेंगे। जैसे मार्कर है, हमने बल लगाया और इस मार्कर को यहां से यहां तक लेके गए, तो इस मार्कर को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाने के लिए यानी कि विस्थापित किए, और विस्थापित करने के लिए जो बल लगाए उसको बल लगाए, और बल लगाने पर वस्तु विस्थापित हो जाए, और इसे ही हम बोलेंगे क्या? कार्य। तो सिंपल भाषा में समझो, कार्य बराबर क्या होगा भैया? कार्य बराबर होगा बल गुने विस्थापन। विस्थापन। अब कुछ लोग के मन में आ रहा होगा सर विस्थापन क्या है, तो मैं इसको विस्थापन आपको समझा देता हूं, लेकिन थोड़ा सा कार्य के बारे में समझ लो, फिर मैं विस्थापन और दूरी में आपको अंतर समझा देता हूं। ठीक है, यहां दिख रहा है विस्थापन, क्लियर हुआ? विस्थापन। अब बात करते हैं भैया इसके मात्रक वगैरह पे, कार्य पे क्या क्या मात्रक बन सकते हैं। तो यहां पे अगर हम सिंपल भाषा में समझे मात्रक की बात करें भैया, तो देखो इसको कार्य को W से प्रदर्शित करेंगे, बराबर बल को F से, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को D से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, W = F × D। ठीक है, अब इसके मात्रक की बात करते हैं। तो बल का मात्रक क्या होगा? तो आप कहोगे सर बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। इनटू लगा है D का, D मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? इस पॉइंट से इस पॉइंट, जो विस्थापन का मात्रक वही दूरी का मात्रक, तो दूरी का मीटर होगा, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का भी मात्रक क्या? मीटर। तो इसका मात्रक क्या बन गया भैया? न्यूटन मीटर बन गया। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर होगा। इतनी बातें आई समझ में? तो कार्य क्या होगा? किसी वस्तु को बल लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करने की क्रिया को क्या बोलेंगे? कार्य बोलेंगे। अर्थात कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होगा। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर होगा। लेकिन न्यूटन मीटर ही नहीं, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जेम्स प्रेस्टगार्ड जूल साहब, जिन्होंने कार्य पे बहुत अध्ययन किया, और उन्हें नहीं बताया कि किसी वस्तु को एक स्थान बल लगाओ और वह वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाएगी, तो इस क्रिया को ही कार्य बोलेंगे। तो इन्हीं के सम्मान में ये रखा गया। न्यूटन मीटर तो इसका मात्रक है, लेकिन क्योंकि इस पे विस्तृत अध्ययन करके इन सारे चीजों को किसने बताया? जेम्स प्रेस्टगार्ड जूल साहब। इसलिए इन्हीं के सम्मान में रखा गया कार्य का मात्रक, एसआई मात्रक क्या रखा गया? कार्य का जूल रखा गया। क्या रखा गया? जूल। किसके सम्मान में भैया? जेम्स प्रेस्टगार्ड जूल के साहब के सम्मान में। इतनी बातें आई समझ में? लेकिन जेम्स प्रेस्टगार्ड जूल साहब क्या बताए? उन्होंने कहा कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाओगे तो वह वस्तु बल की दिशा में ही विस्थापित करेगी, तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे? कार्य बोलेंगे। लेकिन फिर जेम्स प्रेस्टगार्ड जूल साहब वापस है, कहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि हर बार हम बल जिस दिशा में लगाएं विस्थापन उसी दिशा में हो, कभी कभी दूसरे साइड में दूसरे दिशा में हो जाएगा। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, यहां पे रखते हैं W = F × D cos थीटा भी रख दो, cos थीटा रख दो। क्यों? अच्छा देखो, बचपन में आप वो वाली जो गाड़ी होती नहीं है, लकड़ी वाली, डोरी बांध के खींची जाती है, उसको खींचोगे तो बल देखो, जैसे मैं बात करूं यहां पे समझ लो, यहां पे ये देखो, यहां पे गाड़ी है और डोरी से बल यहां लगाओगे, यहां पे तो बल तो इधर लगा के खींच रहे हो, लेकिन डोरी यहां विस्थापित होगी। कभी कभी देखो रस्सी बांध के कोई भारी चीजों को खींचना होता है तो बल हम ऊपर लगाते हैं, लेकिन विस्थापन नीचे होता है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल वो छोटी वाली लकड़ी वाली देखो, उस पर डोरी बांध के जो, अच्छा मिट्टी, फॉर एग्जाम्पल एक और समझ लो, बचपन में सब लोग मिट्टी वाली गाड़ी चलाए हो ना? अरे जो बस ट्रक चलाते हो बचपन में, वही वाली रस्सी बांध के खींचते हो, बल ऊपर लगता है, लेकिन गाड़ी कहाँ चलती है? नीचे चलती है ना? चलती है नहीं? सेम। तो वहां कुछ एंगल बनेगा, जरूरी नहीं कि हम धक्का दें तो उसी साइड में विस्थापन हो। तो जेम्स प्रेस्टगार्ड जूल साहब ने कहा कि जरूरी नहीं है कि जिस दिशा में हम बल लगाएंगे विस्थापन उसी दिशा में होगा, कुछ थीटा, कुछ एंगल, कुछ कोण पर भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा W = F × D cos थीटा।
ठीक है। अब एक पॉइंट और याद रखना कि इसका सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है भैया? जूल होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या, सॉरी, सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ होता है। और 1 जूल बराबर कितना होगा? 1 जूल बराबर होगा 10 पावर 7 अर्घ होगा। कितना होगा? 10 पावर 7 अर्घ होगा। इस पॉइंट को भी याद रखना। दिख रहा है यहां तक? इस पॉइंट को याद रखना, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी अभी हम लोग आगे इस पे चर्चा कर लेते हैं कि कार्य कब शून्य होगा। ठीक है, केवल इतना याद रखो इस पे। कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणे विस्थापन। मात्रक क्या होगा इसका? न्यूटन मीटर होगा। F इंटू डी कॉस थीटा होगा। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? जूल होगा। सीजीएस मात्रक अर्घ होगा। 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्घ होगा। जूल और अर्घ में संबंध भी पूछा जाता है, तो 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्घ होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी तक हम लोग क्या सीखे? हम लोग सीखे कि भैया जो वर्क होगा W इक्वल F इंटू डी कॉस थीटा होगा। मात्रक वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। थीटा का जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है -1 से लेके कहां तक होती है? +1 तक होती है। तो इसका मतलब कार्य धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। कार्य धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे और एक पॉइंट याद रखना है, जैसे 90 डिग्री, अगर थीटा इक्वल 90 डिग्री रखोगे तो काश 90 डिग्री का मान 0। जैसे फॉर एग्जांपल कुली, कोई कुली है, अपने सर पे अगर कोई भार रख के खड़ा है, तो वहां पे 90 डिग्री अगर एंगल बनता है तो भी क्या हो जाएगा? आपका पूरा का पूरा कार्य आपका शून्य हो जाएगा। दूसरा, विस्थापन पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विस्थापन। अगर मैं विस्थापन पे बात करूं तो विस्थापन अगर शून्य होगा, विस्थापन शून्य कब कब होता है? देखो, पहला, आप वृत्तीय पथ पर, अच्छा, जब कोई काम वृत्तीय पथ पर करोगे, जैसे पॉइंट ए से चलना शुरू किए और पॉइंट ए से चलकर पुनः ए पर पहुंच गए, तो उसी पॉइंट पर पहुंच गए, तो जो न्यूनतम दूरी होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उसको विस्थापन बोलते हैं। यानी कि जहां से चलना शुरू किए वहीं पुनः पहुंच गए, तो फिजिक्स की भाषा में आप कोई भी कार्य नहीं किए हो तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। इसका मतलब अगर कोई चालक या कोई व्यक्ति वृत्तीय पथ पर चल रहा है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। अब फॉर एग्जांपल दूसरा समझो, जैसे आप जिस पॉइंट से गए, जिस बिंदु से, उसी बिंदु से दोबारा वापस लौट कर पहुंच गए, तो आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, देखो, जैसे आप अभी गए छत पर, अचानक देखिए आप लिफ्ट खराब है और 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे आपको जाना है। आप गए भागे भागे और उसके बाद अचानक आपकी मम्मी, माताजी बुलाई और पुनः भाग के वापस आ गए। तो जिस पॉइंट पे गए थे उस पॉइंट पर पुनः है, और आपको आने जाने में तो आप तो पूरा थक गए, लेकिन आप फिजिक्स की भाषा में आपके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य हो गया। जिस पॉइंट पे गए उसी पॉइंट पे पुनः आ गए, तो विस्थापन शून्य, और विस्थापन शून्य तो पूरा कार्य भी क्या होगा? अगर डी का मान शून्य तो ये सब मल्टीप्लाई है, पूरा का पूरा किया गया कार्य शून्य होगा। अगला, अगर हम बल तो लगा रहे हैं लेकिन उस वस्तु को विस्थापित करने में सक्षम नहीं है, वस्तु नहीं अपने स्थान से जा रही है, किया गया कार्य शून्य होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं व्हाइट बोर्ड पे धक्का दे रहा हूं, जितना, यहां देखो, जितना इस पर जितने न्यूटन की बल की आवश्यकता थी उतना न्यूटन बल मेरे पास नहीं है, मैं इसको विस्थापित नहीं कर पाया, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। बात आई समझ में? ठंडी का मौसम चल रहा है, आपके गांव वगैरह में ट्रैक्टर होगा, सुबह स्टार्ट नहीं होता होगा, धक्का लगाए हो कभी? अब धक्का लगा रहे हो अकेले आप, अब पता लगा ट्रैक्टर को जितने न्यूटन की बल चाहिए विस्थापित होने के लिए, आपके पास है ही नहीं उतना न्यूटन का बल। ट्रैक्टर अपने स्थान से हिलेगा? नहीं हिलेगा। बल तो आपने लगाया लेकिन ट्रैक्टर अपने स्थान से हिला नहीं, इसका मतलब आपके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है, हमने इस मार्कर को ऊपर फेंका और मार्कर कुछ समय बाद पुनः आपके हाथ में, मेरे हाथ में आ गया, तो यहां पे क्या हो गया? मार्कर जिस पॉइंट पे गया था उसी पॉइंट पे पुनः आ गया, तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। आप बॉल फेंको ऊपर और बॉल थोड़ी देर बाद पुनः वापस नीचे आएगी, तो आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य है। ठीक है, तो जहां पे विस्थापन शून्य होगा वहां पे क्या होगा भैया? आपका कार्य भी शून्य होगा। अगर थीटा इक्वल, एक पॉइंट और याद रखना, थीटा इक्वल अगर 90 डिग्री है तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। थीटा इक्वल 0 डिग्री है तो कार्य अधिकतम होगा। थीटा इक्वल 180 है तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। थीटा इक्वल 180 कार्य ऋणात्मक होगा। शून्य है तो क्या, कितना मैक्सिमम होगा? और अगर भैया आपका 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा। थीटा बराबर 90 डिग्री तो शून्य, थीटा बराबर 0 डिग्री तो अधिकतम, और थीटा बराबर 180 डिग्री तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा।
इस पॉइंट को याद रख लेना, यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कार्य पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, रिवीजन इसको करवाते हैं, उसके बाद हम लोग वर्क हो गया, पावर पे चलते हैं। ठीक है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है, आपको बताते हैं। ठीक है, पॉइंट याद रखना। देखो पहला पॉइंट, कार्य बराबर क्या होगा, बल, किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। हमने बल लगाया, वस्तु विस्थापित हो गई, कार्य हो गया। कार्य का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा, लेकिन एसआई मात्रक जेम्स प्रेस्टकार्ट जूल साहब के सम्मान में इसका मात्रक रखा गया जूल। ठीक है, उसके बाद सीजीएस मात्रक अर्ग होगा, तो अर्ग और जूल में संबंध पूछा जाएगा, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। W इक्वल एफ इंटू डी कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल, देखो थीटा की वैल्यू -1 से +1 होगी, इसका मतलब कार्य धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, थीटा इक्वल अगर 90 डिग्री होगा तो कार्य क्या होगा, 0 हो जाएगा। थीटा इक्वल 0 डिग्री होगा तो कार्य अधिकतम होगा। पूछा जाता है अधिकतम कार्य कब होगा, जब थीटा इक्वल 0 डिग्री होगा। ऋणात्मक कार्य कब होगा, जब थीटा इक्वल 180 डिग्री होगा। यानी कि बल हम कहीं और लगा रहे हैं, विस्थापन उसके अपोजिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, जैसे स्प्रिंग, हमने इस पे धक्का लगाया और इधर विस्थापित हो गई, इधर इस साइड में होगा ना, जैसे एक्शन रिएक्शन के तौर पर देख लो। या फिर किसी भारी चीज को किसी ऊंचाई से धक्का दे रहे हैं, अब पता लगा ऊंचाई पर चढ़ाना है, हम धक्का दे रहे हैं, जितने न्यूटन की बल की आवश्यकता है उतना न्यूटन हम ऊपर बल तो लगा रहे हैं, वस्तु जा रही है, लेकिन धीरे धीरे और जब उसको बल की आवश्यकता होगी, हमारे पास बल नहीं है तो हम बल तो लगाएंगे ऊपर, लेकिन वो विस्थापित कहाँ होगी, नीचे, तो 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री होगा तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। यानी कि हम जिस साइड में फोर्स लगा रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। ठीक है, इतनी बातें आई समझ में। और यहां पे कुछ आपको पॉइंट याद रखना है, 2-3 पॉइंट याद रखना है। जैसे मैं बात करूं कि एक फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला होगा जब ऊंचाई दी जाएगी, W इक्वल EP होगा, EP पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा, mgh। जब ऊंचाई की बात होगी तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, mgh होगा। इसी प्रकार जब वेग दिया जाएगा, W इक्वल क्या होगा, EK होगा, EK काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ½ mv स्क्वायर, ½ mv स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फार्मूला भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद है इसको नोट कर लिए होंगे, कार्य पे आपको दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं आगे हम लोग इस पे, पावर पे। यानी चलिए दोस्तों, अगली हेडिंग लगा लो, शक्ति यानी कि पावर। शक्ति की बात करें तो शक्ति क्या है। अब छोटा सा एग्जांपल, किसी वस्तु के कार्य करने की समय दर को शक्ति बोलते हैं। जैसे हम बोले कि यहां पे कोई व्यक्ति ए है, किसी काम को करने में 12 घंटे लेता है, और कोई व्यक्ति है बी, उसी काम को करने में 10 घंटे लेता है। अब बताओ, इसका मतलब ए क्या होगा, बुढ़ा होगा, और बी युवा होगा। मतलब ये बुढ़ा होगा, ज्यादा समय ले रहा है, ये युवा होगा। ठीक है, आप लोग तेजी से सॉल्व करोगे ना, फास्ट वे में। तो अब देखो, किसी वस्तु के कार्य करने की समय दर को क्या बोलेंगे, शक्ति। यानी कि शक्ति हमें ये बताएगी कार्य कितनी शीघ्रता से हुआ है या कितनी देरी से हो रहा है। अब ये 10 घंटे में उसी काम को कर रहा है, उसी काम को 12 घंटे में कर रहा है, इसका मतलब ज्यादा तेजी से कौन कर रहा है, बी। देरी से कौन कर रहा है, ए। तो केवल शक्ति ये बताएगी काम कितने शीघ्रता से हुआ या कितनी देरी से हुआ। ठीक है, बात आई समझ में। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला लिखो। ठीक है, तो शक्ति समझ आया। शक्ति यह बताती है कि कार्य कितनी शीघ्रता या देरी से हुआ, यानी कि शक्ति बराबर क्या होगा, काम करने की समय दर को क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे भैया। तो शक्ति बराबर होगा क्या, कार्य बटे क्या होगा, कार्य बटे होगा समय। क्या होगा, कार्य बटे समय। ठीक है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय हो जाएगा। अब माना, देखो शक्ति को क्या बोलेंगे, पावर, यानी कि P इक्वल क्या होगा, इसको P से प्रदर्शित करेंगे, कार्य को W से प्रदर्शित करेंगे और समय को T। माना T समय में W कार्य किया जाता है, तो P इक्वल क्या हो जाएगा, W/T हो जाएगा। मात्रक निकाल लेते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे कार्य का मात्रक होता है सर जी जूल। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया, मात्रक कौन सा होगा इसका, जूल प्रति सेकेंड। मात्रक क्या होगा, जूल प्रति सेकेंड। बात आई समझ में। शक्ति और ऊर्जा में अंतर है। ऊर्जा, किसी वस्तु के काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे। आप कोई काम कर पाते हो तो आपके अंदर वो क्षमता है, ऊर्जा है, लेकिन आप कितने जल्दी वो काम कर पाते हो, शक्ति बताएगा। ठीक है,
तो शक्ति केवल ये बताएगी काम कितने देरी से हुआ या कितने शीघ्रता से, लेकिन वो काम कर पाते हो ये आपके ऊर्जा यानी कि क्षमता को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों में अंतर है, शक्ति में और ऊर्जा में, ठीक है। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय होगा, कार्य को W से प्रदर्शित करेंगे, समय को T से, तो क्या हो जाएगा P इक्वल W/T हो जाएगा। फार्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, लेकिन एक वैज्ञानिक थे जेम्स वाट साहब, शक्ति पे इन्होंने अध्ययन, भाप वाला इंजन समझे हो ना, जेम्स वाट साहब की देन है ना, क्योंकि इन्होंने कुछ अपने नानी के यहाँ गए थे, कुछ ऐसा कहानी आप पढ़े होंगे इनके बारे में, तो फिलहाल उस पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, टॉपिक पे आते हैं शक्ति। तो शक्ति जो है इसका मात्रक होगा जूल प्रति सेकेंड, लेकिन जेम्स वाट साहब के सम्मान में इसका मात्रक क्या रखा गया, एसआई मात्रक क्या रखा गया, इसका वाट रखा गया। क्या भैया, इसका एसआई मात्रक वाट रखा गया, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आई समझ में। वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य, शक्ति, ऊर्जा तीनों अदिश राशि हैं, तो आपका जो शक्ति है ये क्या होगी, अदिश राशि होगी, शक्ति क्या होगी, अदिश राशि होगी। इतनी पॉइंट क्लियर है। और एक पॉइंट याद रखना भैया कि मशीनों की शक्ति को हम किस में मापते हैं, मशीनों की शक्ति को हम हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, हिंदी में बोलेंगे अश्व शक्ति, इंग्लिश में हॉर्स पावर, शॉर्ट फॉर्म में HP बोलेंगे, क्या, HP। तो मशीनों की शक्ति को हम HP हॉर्स पावर में मापते हैं। 1 HP बराबर 746 वाट, 746 वाट, ठीक है। 1 HP बराबर कितना होगा, 746 वाट। क्लियर हुआ। और एक पॉइंट पूछा जाता है कि कॉमर्शियल, शक्ति का कॉमर्शियल यूनिट क्या होगा, व्यापारिक मात्रक क्या होगा, तो व्यापारिक मात्रक होता है HP अश्व शक्ति, ठीक है। याद रख लोगे, भूलोगे तो नहीं। क्या क्या इसमें याद रखना है मैं आपको याद करा देता हूं एक बार, और फिर शक्ति बस इतना ही, शक्ति बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना है। शक्ति क्या है, शक्ति किसी वस्तु के काम करने की समय दर को क्या शक्ति बताएगी कि काम कितने शीघ्रता से हुआ या कितने देरी से हुआ, ठीक है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होगा, तो P इक्वल W/T हो जाएगा। कार्य का मात्रक की बात करें, कार्य का मात्रक जूल होगा, समय का मात्रक सेकेंड होगा, तो जूल प्रति सेकेंड हो गया। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जेम्स वाट साहब, जिसके सम्मान में शक्ति का मात्रक, एसआई मात्रक क्या रखा गया, वाट, और वाट को W से हम प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भैया यहाँ पे HP, मशीनों की शक्ति को हम HP हॉर्स पावर में मापेंगे, तो 1 HP बराबर 746 वाट भी होता है। और आगे एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कॉमर्शियल यूनिट क्या है, पावर यानी कि शक्ति की कॉमर्शियल व्यापारिक इकाई क्या है, तो HP है, और HP को पूरा नाम हॉर्स पावर और हिंदी में अश्व शक्ति बोलेंगे। इतना पॉइंट याद रखना है, शक्ति क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखोगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनने वाला है। वर्क, पावर हो चुका है, एनर्जी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इस पे चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।